आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे पाठ खनिज और ऊर्जा संसाधन को लौह खनिज के बाद एलो खनिज से आगे बढ़ाएंगे। आज हम जानेंगे कि जो एलो खनिज होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का हमें यहाँ पर मिलता है। तो कल की जो कक्षा में मैंने आप सभी को ये समझाया था कि जिस खनिज के अंदर या जिस धातु के अंदर लोहे की मात्रा मिलती है उसे लोह खनिज कहते हैं, और जिस खनिज या धातु के अंदर लोहे का अंश नहीं होता उसे क्या सा खनिज बोला जाता है? एलो खनिज। अब जैसे तांबा है उसमें तांबा ही पाया जाता है, बॉक्साइट में जो है एल्यूमिनियम मिलता है, सीसा है, सोना है, चांदी है, इनके अंदर 1% भी क्या नहीं मिलता है? लोहा नहीं मिलता है। तो धातु जो शोधन किया जाता है या इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तांबा की। किसकी बात करते हैं? तांबा की, और उसके बाद बॉक्साइट की। तो तांबा जो भारत में है वो केवल 3% के आसपास पाया जाता है। जो टोटल हमारी जो ज़रूरत है 27% के आसपास, उसमें से केवल 3% हमें क्या मिलता है? तांबा मिलता है। और बाकी का जो तांबा है वो हम क्या करते हैं? दूसरे देशों से मंगवाते हैं। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है तांबा। दो जगह के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो राजस्थान में खेतड़ी, और दूसरी जो है झारखंड के अंदर घाटशिला। ये वो जगह है जहाँ से तांबा हम निकालते हैं। झारखंड का सिंहभूम जो जिला है वहाँ से। ये देखिए, भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन कांतरिक रूप से क्या है? निम्न है। और घातवर्ध्यता, घातवर्ध्यता का मतलब होता है कि नरम नरम बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका उपयोग क्या किया जाता है? तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग हम किस में करते हैं? बिजली के तार बनाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और जो बिजली की जो ऊष्मा होती है उसका बड़ा सुचालक है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है तांबे के उत्पादन और वितरण पर नोट लिखें, तो हम बताएंगे कि तांबा क्या होता है, तांबे का उपयोग जो है किस किस कामों में किया जाता है, और तांबा भारत में कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश की बालघाट की जो है खादान है उससे देश का 52% तांबा हम निकालते हैं। उसके अलावा झारखंड के सिंहभूम जो जिला है वहाँ से निकाला जाता है, और राजस्थान की जो है खेतड़ी की जो है खादानें। ये 3 महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से तांबे को हम क्या करते हैं? निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारा एलो खनिज आता है वो आता है बॉक्साइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं, और उस एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम जहाज़ बनाने में करते हैं क्योंकि वो हल्की होती है और नरम भी होती है। उसे जैसा चाहे हम क्या दे सकते हैं? आकार दे सकते हैं। और हल्की होने की वजह से वायुयान को उड़ने में क्या होती है? बिल्कुल आसानी होती है। तो बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिना क्ले के जैसा दिखने वाला है ये देखिए आप कि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। और ये धातु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोह जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। इसका इस्तेमाल तांबे की जगह करते हैं। तांबा हमारे देश में बहुत कम पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम भी जो है वो विद्युत का बहुत अच्छा क्या है? सुचालक है। तो इसलिए विकल्प के रूप में, तांबे के विकल्प के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम का। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि बॉक्साइट के ऊपर नोट लिखें, तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूरा हो रहा है। और बॉक्साइट जो है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है वो हम उसके उत्पादक राज्यों के नाम बताएंगे। यहाँ उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में मिलता है। मैग्नीज भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलता है। उसके बाद गुजरात है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, और अन्य जो राज्य हैं वहाँ पाया जाता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि जो बॉक्साइट है उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ये देखिए आप, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहा था कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, और यहाँ पर जो है पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे धात्विक खनिजों की, जिसमें धातु पाई जाती है, और उसमें 2 भागों में हमने डिवाइड किया था, लोह और एलो। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिजों की, जिनमें धातु के तत्व बिल्कुल नहीं होते। वहां तो किसके तत्व नहीं थे? लोहे के नहीं थे। अब यहाँ किसके तत्व नहीं है? धातु के तत्व नहीं है। तो सबसे पहला आता है अभ्रक। बहुत इंपॉर्टेंट जो है धातु है, रासायनिक कार्यों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एक खास बात होती है, ये बहुत उच्च वोल्ट जो
बिजली होती है, विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको सहन कर सकता है। इसलिए जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये काले रंग का भी होता है, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का भी पाया जाता है। चादरों के रूप में मिलता है ये हमें, प्लेटों के रूप में। इसकी सबसे जो खास जो खासियत है वो मैंने अभी आपको बताया कि ये सर्वोच्च पैरा विद्युत शक्ति है। इसमें ऊर्जा का ह्रास ये क्या करता है, कम करता है। जब इसके अंदर से विद्युत प्रवाहित होती है तो उसको बहुत कम क्या करता है, ये खर्च करता है। सारी की सारी विद्युत को आगे क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। ये गुण बहुत अच्छा है इसका। तो कई बार ये नोट आ जाता है कि अभ्रक के ऊपर नोट लिखिए, या कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि अभ्रक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कहाँ कहाँ करते हैं, पैरा विद्युत शक्ति है, ऊर्जा के ह्रास को नियमन करने के कारण उच्च वोल्टेज प्रतिरोधक क्षमता की वजह से इसका जो इस्तेमाल है वो हम कहाँ पर करते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में करते हैं। ये देखिए, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है उसके अंदर यूज होने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। और इसके निक्षेप हमें कहाँ पर पाए जाते हैं, छोटा नागपुर का जो पठार है छत्तीसगढ़ में, वहाँ मिलते हैं, झारखंड के पास। इसके अलावा बिहार और झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी के अंदर भी ये उपलब्ध होता है। अजमेर के पास भी हमें उत्पादन होता है इसका। और दक्षिण के अंदर एक महत्वपूर्ण पेटी है, वो कौन सी है, आंध्र प्रदेश की नल्लोर अभ्रक पेटी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है चट्टानी खनिज, जो हमें चट्टान के जरिए मिलते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर चूने का पत्थर। इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो चूने का पत्थर का इस्तेमाल होता है वो किस में होता है, सीमेंट बनाने में। देखिए, कई बार ये प्रश्न आ भी जाता है कि सीमेंट उद्योग के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चूने का पत्थर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चूने के पत्थर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम जो है कार्बोरेट से बनी हुई जो चट्टान होती है उसके अंदर पाया जाता है। और लोहा प्रगलन की भट्टियों के लिए ये ज़रूरी होता है। जो लोहा प्रगलन की जो भट्टियाँ होती है उसके अंदर भी चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा बनाने में भी थोड़ा बहुत चूने का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस्पात हम तैयार करते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है, चूने के पत्थर के ऊपर नोट लिखें। उसके बाद में हम बात करते हैं खनिजों के संरक्षण की, कि खनिजों का संरक्षण हमें क्यों चाहिए। तो सीधा मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं, जो खनिज है वो देश के विकास की रीढ़ है। और अगर इसका इस्तेमाल अगर हम बिना सोचे समझे करेंगे तो कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए खनिजों को हमें सोच समझ के क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो संरक्षण क्यों करना चाहिए उसके कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण है, सबसे पहला कारण तो क्या है, भंडार इनके क्या है, सीमित है। क्या है, सीमित है। सीमित क्यों है, क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर जो खनिज पाया जाता है वो है तो उच्च कोटि का, लेकिन उसके भंडार हमारे पास क्या है, कम। अगर ज़्यादा उपयोग किया तो भंडार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरी जो बात है, निर्माण में लंबा समय, निर्माण में लंबा समय, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं, बहुत आसानी से नहीं बनते हैं। लाखों वर्षों तक भूगर्भिक जो प्रक्रियाएं हुई हैं उनसे इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसलिए अगर एक बार ये समाप्त हो गए तो उतने ही समय में इनको दोबारा क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद जो होता है, नंबर 3 पे हम करेंगे कि ज़्यादा गहराई के ऊपर, ज़्यादा जब गहराई होती है तो खनिज जो हम निकालते हैं वो महंगा निकलता है। क्योंकि अगर खानों से लगातार हम खोद के निकालेंगे तो धीरे धीरे खाने क्या होती जाएंगी, गहरी होती जाएंगी। और जब गहरी होती जाएंगी तो ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, मजदूरी भी उसके ऊपर ज़्यादा लगेगी, तो उससे उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चौथी बात है, गहराई के साथ गुणवत्ता में भी कमी। गहराई के साथ अगली जो बात है वो क्या आती है, गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ज़्यादा गहराई के अंदर जब हम निकालते हैं तो खनिज के अंदर वो गुणवत्ता नहीं होती जो हमें पृथ्वी के भूपृष्ठ के आसपास मिलती है। उसके बाद में नंबर 5 जो हमारे पास जो पॉइंट आता है, मानव का विकास रुक जाएगा। अगर हमने इसी तरीके से इन खनिजों का विकास करते रहे तो एक निश्चित समय के बाद इनकी कमी हो जाएगी, तो मानव अपना विकास नहीं कर पाएगा और आने वाली पीढ़ी भी अपना विकास नहीं कर पाएगी। ये रीजंस हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। खनिजों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। फिर प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि खनिजों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, इनका उपयोग सुनियोजित तरीके से करें। हम क्या करें, सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल भी इसको क्या ना जाने दें,
व्यर्थ ना जाने दें हम। क्या ना जाने दें? व्यर्थ ना जाने दें। जो धात्विक खनिज है उसका क्या करें? पुनर्चक्रण करें। उसका क्या करें? पुनर्चक्रण करें। क्या करना चाहिए? पुनर्चक्रण करना चाहिए। दोबारा जो उसे, एक बार किसी धातु की वस्तु बन गई तो दोबारा उसको जो है गला करके उससे कोई अन्य वस्तु भी हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसके अलावा जो है धारणीय विकास को अपनाएं। किसको भी को अपनाएं? धारणीय विकास को। इसका मतलब होता है कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उसके विकास को देखते हुए, उसकी ज़रूरत को देखते हुए हमें खनिजों का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा नंबर 4 है उच्च तकनीक का उपयोग। क्या करना चाहिए? उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके हम धातुओं के एक एक कण का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हम खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है उसका हम क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट पर पहुंच रहे हैं वो हमारे पास पॉइंट आ जाता है यहां पर ऊर्जा संसाधन। कि ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा संसाधन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको चलाने में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको बनाने में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ताप की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब खाना पकाने में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? उष्मा की। रोशनी करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ताप और उष्मा की। गाड़ियों के संचालन के लिए और मशीनों के संचालन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। तो ये हम किससे लेते हैं? तो प्रकृति के अंदर बहुत से हमारे पास ऊर्जा के ईंधन हैं। कौन कौन से? आप ध्यानपूर्वक अगर इनको देखेंगे, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है और विद्युत। अब हम बात करते हैं जो ऊर्जा जो संसाधन है। अभी मैंने जैसे ही पाठ स्टार्ट हुआ था कल की कक्षा मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के हैं। एक तो परंपरागत साधन है और दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत। परंपरागत में कौन से आते हैं? लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस और विद्युत। ये प्राचीन समय से हम इनका क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैर परंपरागत की, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा के स्रोत हैं। इनको हम क्या कहते हैं? गैर परंपरागत स्रोत। तो भारत के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो आम व्यक्ति होता है वो किसका इस्तेमाल करता है? लकड़ी और उपले। उपले का मतलब होता है गोबर के कंडे। गोबर के कंडे, जो हम गोबर होते हैं उसके जो कंडे को थाप दिया जाता है और उसे फिर बाद में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। लेकिन जब से वन क्षेत्र जो है घट रहा है, इसके अलावा जो है पशुधन हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस वजह से हमें अन्य जो उद्योग धंधे हैं उनके ऊपर क्या करना पड़ता है? निर्भर रहना पड़ता है। तो आइए हम सबसे पहले जो है परंपरागत ऊर्जा के जो हमारे स्रोत हैं उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास? है कोयला। अब मैं आपको बता दूं कोयला जो है मुख्यतः 3 प्रकार का पाया जाता है महत्वपूर्ण। नंबर 1 एंथ्रासाइट। दूसरा हमारे पास होता है पीट। कौन सा होता है? पीट कोयला। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है? बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला। ये जो कोयले होते हैं इनके अंदर जो कार्बन की मात्रा है उसके आधार पे हमने इनका डिवाइडेशन किया है। जिस के अंदर कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, 80% तक के आसपास कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला है उसके अंदर 60% तक होता है। जबकि जो पीट होता है ये निम्न कोटि का, इसमें 40% तक जो है क्या मिलता है? हमें कार्बन का अंश मिलता है। और जिस कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन का अंश होगा वो उतनी ज़्यादा हमें क्या देगा? ऊष्मा देगा, ऊर्जा देगा वो। तो ये देखिए, हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कोयले की बात करते हैं। भारत के अंदर कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीवों के गलने सड़ने से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। और ऊर्जा के अंदर जो हमारे उत्पादन और उद्योग है, घरेलू जरूरतों के लिए हम इसकी उपयोग में लेके आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ। खनिज संरक्षण में मैंने आपको बताया था कि लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं तब जाकर के इन खनिजों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो ये कोयला हमें जो है दलदली क्षेत्रों में मिलता है। तो वहाँ पर जो होता है कोयला वो कौन सा होता है? पीट होता है, जिसमें कम कार्बन होता है, नमी की उच्च मात्रा। कई बार ये प्रश्न आ जाता है पीट कोयले की विशेषता बताइए। तो क्या होगा यहाँ पर
इसके अंदर एक तो कार्बन क्या होता है, कम, 1 नंबर। नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, 2। निम्न ताप होता है, 3। उसके बाद में इस कोयले के बाद एक लिग्नाइट कोयला भी होता है जिसे भूरा कोयला कहते हैं, जो चौथे नंबर पे आता है हमारा। तो ये भी निम्न कोटि का है क्योंकि ये मुलायम बहुत होता है। क्या होता है ये? मुलायम बहुत ज़्यादा होता है और नमी भी होती है। और ये कहाँ पर मिलता है, कई बार प्रश्न आ जाता है, निगलाइट जो कोयला है उसके ऊपर नोट लिखें, तो ये तमिलनाडु के अंदर जो नवेली जो प्रांत है वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में गहराई के अंदर और अधिक तापमान से प्रभावित जो कोयला है वो हमारे पास कौन सा आता है, बिटुमिनस आता है। ये वाणिज्यिक जो उद्योग है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे सर्वोत्तम कोटि का जो कोयला है वो कौन सा है, एंथ्रेसाइट। इसका इस्तेमाल जो है बड़े बड़े जो उद्योग धंधे होते हैं लोहा और इस्पात के, वहाँ पर किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वितरण की, कि जो कोयला है वो भारत में मिलता कहाँ कहाँ पर है। तो आप देखिए, ये दामोदर घाटी जो है पश्चिमी बंगाल और झारखंड में, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा ये गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों के अंदर जमाव के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मेघालय के अंदर कहाँ मिलता है, देखिए आप, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी पाया जाता है। स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर इसका भार जो है वो घट जाता है, क्योंकि आप इसको जलाओगे तो राख बचेगी। ये देखिए, राख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी कारण भारी उद्योग और विद्युत गृह कोयला क्षेत्र उसके निकट ही क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, जहां पर कोयला निकलता है वहीं पर। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है, पेट्रोल या पेट्रोलियम। इसका मैं अर्थ बता देता हूं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रो प्लस में ऑयल। पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और ऑयल का अर्थ है तेल, अर्थात इसको क्या बोला जाता है, चट्टानी तेल। क्योंकि इसे जो है हम पाइप के जरिए चट्टानों के अंदर जो छिद्र होते हैं उनसे खींच करके निकालते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चट्टानी तेल बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, ताप और प्रकाश के लिए तो ईंधन के रूप में, और मशीनों में स्नेहक के रूप में। स्नेहक का मतलब ये होता है कि ये उसके जो कलपुर्जे हैं उनको घिसने से रोकता है। उसको क्या करने से ये रोकता है, घिसने से उनको क्या करता है, रोकता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तेल जो शोधनशालाएं होती है वहाँ पर इनको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। और इसलिए इसका इस्तेमाल संश्लिष्ट वस्त्र या उर्वरक और अन्य रसायन उद्योगों में भी एक नोडीय बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत के अंदर महत्वपूर्ण जो तेल है, अभी मैंने आपको बताया थे, देखिए तेल धारक परत जो है सरंध्र, चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिससे तेल प्रभावित होता है। मध्यवर्ती जो असरंध्र जो परतें होती है तेल को ऊपर उठने और नीचे रिसने से क्या कर देती हैं, रोक देती है। तो पेट्रोलियम जो है वो सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच जो भ्रंश ट्रैप है उसमें पाया जाता है। और प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण जो है कहाँ पर मिलती है, खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। और ये जो हमें भारत में बॉम्बे हाई, गुजरात में अंकलेश्वर और असम के अंदर डिगबोई, ये वो क्षेत्र है जहाँ से हम तेल को क्या करते हैं, निकालते हैं। 3 महत्वपूर्ण जो है तटीय जो हमारे क्षेत्र अब तटीय, जहाँ से हम क्या करते हैं, तेल को निकालते हैं। देखो, अंकलेश्वर जो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, असम के अंदर सबसे पुराना है डिगबोई, वहाँ वहीं पर नाहरकटिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है प्राकृतिक गैस। ये भी हमारा कौन सा स्रोत है, गैर परंपरागत परंपरागत स्रोत है। और ये हमें कहाँ पर मिलती है, पेट्रोलियम के साथ भी मिलती है और कई बार उससे अलग भी मिल जाती है। और ऊर्जा संसाधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पेट्रो रसायन के अंदर औद्योगिक जो होता है पेट्रो रसायन का, उसमें कच्चे तेल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक खास बात होती है, इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो कम निकलती है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, पर्यावरण के अनुकूल मानते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है भारत के अंदर प्राकृतिक गैस के उत्पादन और वितरण के ऊपर नोट लिखिए। अभी हमें मिलती कहाँ पर है, उत्पादन इसका कहाँ से होता है, तो गोदावरी नदी बेसिन के अंदर मिलती है, पश्चिमी तट पर मुंबई में मिलती है, और खब्बात की खाड़ी में भी मिलती है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलती है। और इसको जो है देश के आंतरिक भागों में पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं हम, जिसका नाम है HVJ। एच से तो क्या बनेगा, हजीरा, क्या बनेगा, हजीरा। वी से बनेगा विजयपुर, क्या बनेगा, विजयपुर। और जे से क्या बनेगा, जगदीशपुर।
ये 1700 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है जिसके जरिए भारत के आंतरिक भागों के अंदर हम क्या करते हैं, इस गैस को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विद्युत। कौन सा आता है? जो विद्युत होती है इसका जो हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं, इसका निर्माण हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।